कर रहा था। ओके, नॉर्थ इस तरफ फोर्स फील कर रहा है। अगर जिनको याद है बता दूं, फोर्स था m इंटू बी, दिस वाज द फोर्स। साउथ जो है वो इस तरफ फोर्स फील कर रहा था और वो था -mb। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था, जो टॉर्क आया था, टॉर्क वाज mb sin थीटा, बराबर, ये टॉर्क था। इसमें ये थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर ना। तो ये देखो, ये डायरेक्शन है b वेक्टर का, ये मैग्नेटिक फील्ड, और m डायपोल मोमेंट कैसे होता है? साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ। ये जो डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन m बार का है। तो दोनों के बीच में ये एंगल है, देख रहे हैं, थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है। सो ये टॉक लग रहा है। आज हम लोग है ना इस टॉक से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉर्क। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जब किसी बॉडी पे टॉक लगता है, इस सपोज इस डायपोल के ऊपर अभी टॉक लग रहा है, टॉक से वो चीज रोटेट होती है ना। टॉर्क ऑलवेज ट्राइज टू रोटेट द बॉडी। तो ये डायपोल भी रोटेट होने की कोशिश करेगा, मतलब दिस टॉर्क विल ट्राई टू रोटेट दिस बॉडी। ओके, और पता है ये टॉर्क क्या चाहता है? ये टॉर्क ये चाहता है कि ये जो मैग्नेट है ना आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। द डायपोल शुड कम इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एक बार अगर ऐसा हो गया कि जो ये डायपोल है ना, इफ डायपोल गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब ये टॉर्क अपने आप गुम हो जाएगा। टॉर्क का पर्पस यही है, टॉर्क ये चाहता है कि ये जो डायपोल है ना, वो अलाइन हो जाए किसके डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के। ये ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं समझा देता हूँ। देखो ये टॉर्क लग रहा है, एक बात, इस टॉर्क से ये मैग्नेट रोटेट होगा। सर कोई बता स्क्रीन सकता है मुझे, अगर ये मैग्नेट रोटेट होगा तो ये थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगी कि ये चेंज हो जाएगी थीटा एंगल? चेंज हो गई। चेंज होगी। चेंज। स्क्रीन फ्रीज है सर। फ्रीजर्स। स्टूडेंट अभी आवाज आ रहा है और स्क्रीन दिख रहा है? यस। यस सर। हाँ, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो टॉक, हाँ, स्क्रीन क्लियर है? सर जूम करो ना थोड़ा, ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा 1 सेकेंड। अब ठीक है? है। यस सर। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो ये जो टॉर्क है ना, लास्ट टाइम इसको डिराइव किया था एमबी साइन थीटा। ये टॉर्क पता है क्या चाहता है एक्चुअली में? ये जो टॉर्क है, टॉर्क वांट्स टू रोटेट दिस डाइपोल एंड द टॉर्क वांट्स टू अलाइन दिस डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क इज टू अलाइन दिस डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ? सी, इमेजिन करो कि अगर ये डाइपोल रोटेट हो रहा है, सपोज ये डाइपोल रोटेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क। जैसे रोटेट होगा, कोई बता सकता है ये थीटा एंगल क्या कांस्टेंट रहेगा कि थीटा एंगल चेंज हो जाएगा एज द डायपोल रोटेट? चेंज चेंज। अज्यूम करो कि ये थीटा एंगल 0 हो गया। सपोज थीटा पता है कब 0 होगा? थीटा 0 होगा जब ये m बार और b बार दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे ना। सो assuming that dipole rotates and theta becomes 0, theta 0 means m bar become parallel to the b bar। ये जब हो जाएगा ना m और b सपोज पैरेलल बन गए, तो थीटा उनके बीच में कितनी बनेगी? 0 बनेगी। अज्यूम करो कि थीटा 0 बन गया, तो इधर प्लीज पुट करो थीटा 0। व्हाट इज साइन ऑफ 0? जीरो। टॉक भी 0 आएगा। तो देखो मतलब, इसका मतलब है टॉक तभी 0 बनेगा जब m और b पैरेलल हो गए, और जब तक m और b पैरेलल नहीं है तब तक टॉर्क भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये पता है टॉर्क क्या चाहता है? टॉर्क वांट्स टू मेक m and b पैरेलल। वंस m and b become parallel, torque becomes 0। So what is the tendency of this torque? This torque wants to make m and b what? Parallel। तो
एम और बी पैरेलल हो गए, इसका मतलब है कि डाइपोल किसके डायरेक्शन में आ जाएगा, बी के डायरेक्शन में। बी के। तब तक ये टॉर्क लगता रहेगा। थोड़ा ध्यान में रखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क, अगर याद नहीं रहता तो लिख लो नोटबुक में। द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क is to align the dipole in the direction of the magnetic field. यहाँ पे रफली लिखा है मैंने, इसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखो। The tendency of torque is to align this dipole in the direction of the magnetic field, B field. Okay, समझा ये बात? यस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो एक बात बताओ, ये टॉर्क ऐसे लगता है कि ये जो टॉर्क है वो एम और बी को अलाइन करना चाहता है एक डायरेक्शन में, मतलब थीटा को कितना बनाना चाहता है? व्हाट्स द टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क टू मेक थीटा? 0। 0. ठीक है, तो एक बात आप डायग्राम देख के भी समझ सकते हो, ये टॉर्क कुछ इस तरीके से एक्ट होता होगा, मतलब क्लॉकवाइज एक्ट करता होगा, क्योंकि देखो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तभी थीटा 0 होगी। देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो थीटा बढ़ती जाएगी इनफैक्ट, नहीं तो यस। ये टॉर्क ऐसा कुछ होगा नेचर में, इट्स अ क्लॉकवाइज एज पर दिस डायग्राम। ये डायग्राम के हिसाब से क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो भाई, ये टॉर्क लग रहा है और ये टॉर्क जो है ना वो थीटा को 0 करना चाहता है, बट सपोज हम लोग जो है वी वांट टू इंक्रीज द थीटा। मैं चाहता हूं कि थीटा को मैं इंक्रीज करूं। सपोज राइट नाउ एंगल थीटा 1 है, सपोज थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, and I want to increase this angle to theta 2. ठीक है, theta is the angle between dipole moment and the b bar, right? वो theta 1 है, उसको मैं increase करके कितना लेके जाना चाहता हूँ? theta 2। ठीक है, तो पता है उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉर्क है ना जो लग रहा है, इट्स अ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क तो क्या चाहता है? दिस टॉर्क वांट्स टू मेक द थीटा 0, बट आई वांट टू इंक्रीज द थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो मुझे इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डू वर्क फॉर दैट। ठीक है, तो वर्क डन आज हमको निकालना है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, हाउ मच वी नीड टू डू वर्क। ठीक है, ठीक, ये थीटा 1 थीटा 2 समझा? Yes. सर एक बार वापस बताना। देखो आप पहले ये सोचो कि जब आपने इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या टॉर्क लगा रही है? मैग्नेटिक फील्ड ये टॉर्क लगा रही है एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा इज अ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉर्क क्या कैसे काम करता है? ये टॉर्क क्या चाहता है? इट वांट्स टू रिड्यूस द थीटा टू 0 और इट वांट्स टू इंक्रीज द थीटा। ये टॉर्क क्या चाहता है? थीटा को रिड्यूस करना चाहता है कि थीटा को इंक्रीज करना चाहता है? डिक्रीज करना। कितने तक फाइनल वैल्यू? 0। इतना क्लियर है ना आपको अभी? मतलब टॉर्क वांट्स टू रिड्यूस द थीटा एंगल। लेकिन सपोज मैं चाहता हूं कि मैं इस एंगल को इंक्रीज करूं फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 वैल्यू। सपोज ये एंगल फिलहाल थीटा 1 है, आई वांट टू इंक्रीज इट अप टू थीटा 2। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो एंगल को, मतलब आप इस टॉर्क के अगेंस्ट जाना चाहते हो ना, यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस टॉर्क, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना एंगल को इंक्रीज करने के लिए। वो वर्क हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन का नाम, ये डेरिवेशन स्टार्ट करो मैं, इसका नाम होगा वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डेरिवेशन को ऐसा नाम देंगे, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखा? सी, अब डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगी ध्यान से देखो। ये सेम डायग्राम मैं बना सकता हूँ जो फर्स्ट डेरिवेशन में बनाया था डायग्राम, सेम डायग्राम में अब नेक्स्ट डेरिवेशन बना सकता हूँ। देखो जस्ट इमेजिन दैट ये जो एंगल है ना थीटा, ये थीटा 1 है पहले, और थीटा 1 से इंक्रीज करके कहाँ तक लेके जानी है तुमको? थीटा 2। ठीक है, तो एक बात जस्ट इमेजिन करो कि ये थीटा 1 है, अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता देखो ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे ये देखो आई एम रोटेटिंग, और देखो एंगल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी थीटा 2 की तरफ। ओके, व्हाइल मूविंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2,
बीच में सपोज एक पॉइंट आ गया, जब ये जो एंगल है ना θ1 θ2 के बीच में है, सपोज एक पॉइंट आ गया जब ये एंगल थीटा है, सिर्फ सपोज ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये एंगल कितनी दिख रही है, इसमें थीटा दिख रही है ना। सोचो थीटा। ये जो एंगल है ना, हाँ ये जो एंगल है ना वो θ1 और θ2 के बीच की एंगल है। अभी हम लोग बीच में पहुंचे हैं अभी, क्लियर। हाँ, तो वी आर मूविंग फ्रॉम θ1 लोकेशन टू द θ2 लोकेशन, बट व्हाइल मूविंग सपोज हम लोग बीच में कहीं पे पहुंचे हैं और अभी कितनी लोकेशन है, अभी कितनी एंगल है, थीटा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रही है टॉर्क, वो ये तो ये होगा ना, एम बी साइन थीटा होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना टॉर्क लगाएगी, एम बी साइन थीटा। तो मुझे भी एक टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, जो टॉर्क हम लोग लगाएंगे, द टॉर्क दैट वी विल अप्लाई, ओके, वो टॉर्क को मैं बोलूंगा एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। और पता है हमको भी कितना लगाना पड़ेगा, हमको भी उतना ही लगाना पड़ेगा, अप्रोक्स एम बी साइन थीटा, उससे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रही है टॉर्क, एम बी साइन थीटा, तो हमको भी कितना लगाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, एम बी साइन थीटा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों इक्वल होंगे तो कैसे मूव करेगी एंगल, कैसे मतलब मैग्नेट कैसे घूमेगा। हमारा जो ये एक्सटर्नल टॉर्क है ना वो नियरली इक्वल होगा मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉर्क से, नियरली इक्वल, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर होगा, तभी वो मैग्नेट हमारे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो हमारा अप्लाइड टॉर्क कितना रहेगा, सेम एज ऑलमोस्ट द टॉर्क ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एम बी साइन थीटा। कुछ डाउट है तो बोलो, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा अलग टॉपिक है, कुछ नहीं समझा तो बोलो। हाँ, कैसे लगाना नहीं समझा एक्सटर्नल। तो एक बात बता, कौन सी एंगल से कौन सी एंगल तक लेके जा रहे हो, आंसर दो। θ1 to θ2, तो अभी तुम θ1 पे हो कि θ2 में हो कि बीच में हो, बीच में थीटा। तो वो सिचुएशन इमेजिन कर सच में कि तुम बीच में हो, θ1 पे भी नहीं है मैग्नेट, θ2 पे भी नहीं है, बीच में है, ठीक है। कितनी एंगल पे हो, थीटा पे, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगाएगी, एम बी साइन थीटा। तो तुम्हें भी एम बी साइन थीटा लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, एग्री, उससे थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा ऑलमोस्ट एम बी साइन थीटा के आसपास। अब आप बोलेंगे सर उसके आसपास क्यों लगा रहे हो, ज्यादा लगाओ ना, ऐसा सोच रहे हो तुम। यस सर, यस। हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा टॉर्क लगाओगे ना तो पता है क्या होगा, मैग्नेट जो है ना वो एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो तुम अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, सपोज तुम बहुत ज्यादा टॉर्क लगाओगे, तो एक्स्ट्रा टॉर्क की वजह से, नेट टॉर्क की वजह से गाड़ी, वो जो मैग्नेट है ना वो एक्सेलरेट करने लगेगा, और एक्सेलरेट करने लगेगा मतलब उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। मुझे काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है उसको, आई वॉन्ट टू डू द मिनिमम वर्क, कम से कम काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है। पोटेंशियल पूरा हाँ, पोटेंशियल। जो आप वर्क करोगे ना, जो भी आप वर्क करोगे ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक नहीं देना है मुझे, ठीक है। देखो अगर मैं जैसे नॉर्मल लाइफ में तुमको कोई काम देता है, कोई भी, मैंने तुमको काम दिया, तो हर कोई बंदा, हर कोई आदमी क्या चाहता है, कम से कम काम करना चाहता है, कि बोलता है नहीं नहीं मैं एक्स्ट्रा भी करूंगा, मैं और करूंगा, मैं और अपना एनर्जी वेस्ट करूंगा। कभी भी तुमको काम देते हैं, तुम कम से कम काम करना चाहते हो, राइट। कोई चाहता है कि Yes. ज्यादा काम करना। तो फिजिक्स की डेरिवेशन में भी क्या होता है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं मिनिमम वर्क कितना करना है, हाउ मच मिनिमम वर्क वी हैव टू डू टू रोटेट इट फ्रॉम θ1 टू θ2। तो ज्यादा वर्क नहीं करना है, ज्यादा एनर्जी उसको नहीं देनी है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है मुझे उसको। तो इसलिए हमारा जो टॉर्क है ना, जो हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल टॉर्क, वो लगभग एम बी साइन थीटा के इक्वल ही होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मैग्नेट एक्सेलरेट कर लेगा फिर, ठीक है। ठीक है, तो हमारा अप्लाइड टॉर्क भी कितना होगा, ऑलमोस्ट एम बी साइन थीटा, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो टॉर्क है वो थीटा डिपेंडेंट है ना, मतलब जैसे थीटा बढ़ती जाएगी ये टॉर्क भी बढ़ता जाएगा ना, तो ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, सपोज ये टॉर्क हमने अप्लाई किया और उससे जो मैग्नेट है ना वो थोड़ा सा रोटेट हुआ, मैग्नेट रोटेटेड स्लाइटली, मैग्नेट रोटेटेड बाय डी थीटा एंगल, मतलब एंगल कितना इंक्रीज हुआ, डी थीटा, ओके। सो अगर आप ऐसे करोगे ना, टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है, टॉर्क इंटू डी थीटा करके आपको वर्क मिलेगा, डी डब्ल्यू। dw is a small work done to rotate the magnet by the angle d theta, ठीक है। देखो मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये आपका मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल पहले था थीटा, बराबर, ठीक है, ठीक है।
मैंने इसके ऊपर ऐसा टॉर्क लगाया, टॉर्क कितना लगाया, एम बी साइन थीटा, उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा रोटेट होगा और थोड़ा सा भाई और ऐसा हल्का सा रोटेट हुआ बाय डी थीटा। ठीक, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पता है क्या माना जाएगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा। ओके, और ये टॉर्क है, आपको ये फॉर्मूला मालूम है ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, Yes. रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन मोशन इन्वॉल्व है। रोटेशन में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं चलेगा, वर्क डन इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टॉर्क है इनटू डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स की जगह कौन लिया है मैंने यहाँ पे, टॉर्क लिया है, Torque. और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट Angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा वर्क होगा, इट इज अ लिटिल वर्क डन फॉर ओनली रोटेटिंग बाय डी थीटा एंगल। तो ये वही है, समझा क्या यहाँ तक? यस इस वर्क को आप इंटीग्रेट करोगे ना, इफ यू इंटीग्रेट इट इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट विल गिव यू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। वो कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके। एक बात है, इसमें टॉर्क की वैल्यू क्या लूंगा मैं, टॉर्क इज ऑलवेज एम बी साइन थीटा। ये एक्सटर्नल टॉर्क है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो टॉर्क है ये इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसमें एम बी बाहर ले लो इंटीग्रेशन से। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा? Minus cos theta. minus cos theta. तो ये देखो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ये वर्क डन हुआ। ठीक है, लेकिन लिमिट्स डालनी होती है ना इंटीग्रेशन में, लिमिट्स देखो यहाँ से यहाँ तक होगी, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, ठीक है, माइनस साइन तुम पहले बाहर रखो, इट बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। लेकिन अल्टीमेटली मैं अगर माइनस साइन अंदर ले लूं, क्योंकि माइनस नहीं अच्छा लगता है फॉर्मूला में, अंदर ले लूं मैं, तो क्या बन जाएगा, एम बी cos Cos थीटा theta 1। 1 minus cos theta 2. तो ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है, इट्स अ यूनिक फॉर्मूला। इसमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो रहा है, मतलब इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल हो रही है ना, थीटा 1 इनिशियल एंगल थी ना। तो ये है फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू द थीटा 2 एंगल। ठीक है, सिंपल है, देख लो, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, नोट करना तो कर लो पहले, नोट कर लो अच्छे से। लास्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो वर्क किया ना मैंने, ये वर्क डन है, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ये वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तब ऐसे ही लिख सकते हो, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द। तो लास्ट में माइनस है। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। सर उधर प्लस आएगा ना लास्ट में फॉर्मूला। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अभी ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? यस Sir blur दिख रहा है. सर अभी Blur है. ठीक, हाँ, एक मिनट रुको फिर। Sir अभी clear है. क्लियर है? Yes. ओके, कर लो, नोट कर लो पूरा जो भी है। नोटेड। हो गया नोट डाउन? डन सर। Yes sir. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर डाइपोल टॉपिक पर्टिकुलरली, मतलब
मैग्नेटिक डायपोल में ये सब डेरिवेशंस होती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखो इनको, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये एंट्रेंस के लिए खास तौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब एंट्रेंस में इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता ही है, नीट में हो या सीईटी में हो, ठीक है, जेई के लिए उतना नहीं है, बट नीट और सीईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब नाम से ही समझ गया होगा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर फॉर अर्थ ना, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बराबर। ये सब आपको मालूम है ना कि अर्थ में भी नॉर्थ साउथ पोल है, अर्थ आल्सो हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अर्थ मैग्नेट ही है, उसका क्या प्रूफ है? जब भी हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल ले लेते हैं, व्हेन वी टेक नीडल, नीडल को छोड़ देते हैं, जब व्हेन वी लीव द नीडल फ्रीली, नीडल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आके रुकती है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है? नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकती है ना? नो, हाँ, तो क्यों क्यों ऐसे नॉर्थ साउथ क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ को भी क्या है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये पता है, बहुत सालों से हम लोगों को पता है, 1000 साल से लोगों को मालूम है कि अर्थ को भी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अर्थ को क्यों है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बारे में किसी को जानकारी नहीं थी पहले। मैं पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए, थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए। सी, thousands of years ago, people were aware that yes, Earth has magnetic properties. There is something, magnetism is there inside the Earth. But why Earth is a magnet, nobody was knowing. ठीक है, जैसे देखो, आपको मालूम है अर्थ में मैग्नेटिज्म है, लेकिन क्यों है वो किसी को मालूम नहीं था। कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि अर्थ के अंदर शायद एक बड़ा सा बार मैग्नेट फिटेड है। Somebody believed that Earth has a big bar magnet fitted inside. ठीक है, किसी को लग रहा था नहीं, कुछ और है, एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं था कि अर्थ क्यों मैग्नेटिज्म है। ये कब पता चला पता है? जब ओरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद अर्थ की मैग्नेटिज्म समझ में आई हमको। आपको पता है ओरस्टेड तो पता हो, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे पहले ओरस्टेड ने ही फाइंड आउट किया था, याद है? तो यस, हाँ, तो ओरस्टेड ने जब बताया ना कि करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैन गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद समझ में आया कि अर्थ को भी मैग्नेटिज्म क्यों है। क्यों है पता है अर्थ को? मैं आपको बता देता हूँ, व्हाई अर्थ हैज अ मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो बाहर का सरफेस है ना, चलो मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। ये देखो, ये अर्थ का बाहर का सरफेस है, बाहर की जो सरफेस है अर्थ की वो सॉलिड है, इट्स अ सॉलिड, और उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। ये ज्यादा नहीं है, कुछ 4-5 किलोमीटर ही है, इट्स हार्डली 4 to 5 किलोमीटर थिक। उसके बाद ना एक दूसरा हिस्सा चालू होता है अर्थ का, हाँ, उस अंदर के हिस्से को बोलते हैं मेंटल। मेंटल की स्पेलिंग देख लो, कुछ और स्पेलिंग मत लिख देना मेंटल की, ठीक है। और भी मेंटल होते हैं ना, अलग अलग टाइप के मेंटल होते हैं तो दूसरे मेंटल मत लिख देना, ठीक है, मेंटल ही है, ओके। तो सेकेंड पार्ट कौन सा है? मेंटल है, ठीक है। मेंटल के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। मेंटल के बाद जो थर्ड आता है पार्ट, और उसको बोलते हैं कोर। कोर में भी दो है, एक है आउटर कोर इनर कोर। और उसके बाद है इनर कोर, ठीक है, ठीक है। इनके बारे में पता है, इनर कोर और आउटर कोर जो है ना, इनके बारे में अभी भी अच्छे से जानकारी नहीं है। वी स्टिल हैव नॉट क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, कि कोई कोई यहाँ पे जा नहीं सकता है देखने के लिए। तो बात ऐसे माना जाता है, नॉट श्योर, बट ऐसे माना जाता है कि जो इनर कोर है ना, इनर कोर वो एकदम सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर जो है ना, आउटर कोर वो लिक्विड के फॉर्म में है, इट्स लिक्विड, ठीक है। कौन सी लिक्विड है? ऐसे माना जाता है कि आउटर कोर है ना, उसमें आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये तीनों लिक्विड फॉर्म में, इतने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो गए हैं, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, हाई टेम्परेचर पे आयरन, कोबाल्ट, निकिल ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं ऐसे आउटर कोर में, ऐसे, ये देखो ऐसे। सो आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड फॉर्म ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल, एंड दे आर एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। आपने कभी वो देखा होगा ना, वोल्केनो में से जो लावा बाहर आता है, वीडियो में देखा होगा ना, वोल्केनो से जो लावा आता है,
वो कुछ नहीं है, वो अर्थ के अंदर का जो इनर कोर आउटर कोर है उसमें से आता है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता दो, ये देखो सपोज ये वोल्केनो है, ये ऐसे करके ऐसे फूटता है ऐसे, यही बाहर आता है कभी कभी, ठीक है। तो वो जो आपने लावा देखा है ना वोल्केनो में से जो बाहर आता है, वो लावा क्या होता है पता है? इट्स एक्चुअली आयरन कोबाल्ट निकल एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन द लिक्विड स्टेट। वही अर्थ के अंदर घूमता रहता है, वो जो लावा रहता है ना वो यहाँ पे से गोल गोल घूम रहा है आउटर कोर में, ठीक है। अब उससे क्या होगा सर? देखो यहाँ पे सोचो, अब आउटर कोर में पहले पहले ये लावा जोर जोर से घूम रहा है ऐसे, हाई स्पीड पे, हाई टेम्परेचर पे, ऐसे लिक्विड फॉर्म में घूम रहा है। अब आपको ये मालूम है आयरन कोबाल्ट निकल तीनों मेटल्स हैं, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने हाई टेम्परेचर पे होता है ये कि इतने हाई टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे मेटल के एटम से। तो यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो कहने से यहाँ पे देखो ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ये कोर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन अ क्लोज पाथ, ठीक है। Yes. तो हाँ, तो आपको ये मालूम है क्या, जब किसी कॉइल में से करंट पास होता है, सपोज कोई कॉइल ले लिया मैंने, सर्कुलर कॉइल, उसमें करंट पास किया, करंट पास करते हो मतलब अंदर से इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहा है ना, और क्या फ्लो हो रहा है? तो यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं। तो इज इट इक्विवेलेंट टू करंट और नो? मतलब कि करंट के जैसे ही हो गया, क्योंकि इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर करंट है, सोचो ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह है। और ओरस्टेड ने क्या बताया था, जब करंट पास करते हो तो क्या बनता है करंट से? Magnetic Magnetic field. तो field. यहाँ पर भी तो करंट है ना भाई, इनर कोर में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक साउथ। तो कहाँ से आई थी अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द करंट which is a current exists due to the flow of electrons in the inner core, ठीक है, समझा स्टूडेंट? एक सेकेंड जस्ट, इसका फोन दे, ओके, समझा ये? ओके, सो ये हो रहा है, तो इससे अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड आती है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? इतना कोई पूछेगा नहीं ड्रिल में, बट इतना थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे देखना है और क्या क्या होता है उसकी फील्ड में, वो हम लोग समझेंगे अभी, ओके। ओके, जस्ट इमेजिन दैट ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर यहाँ पर एक पोल है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, ठीक है। बताऊंगा इसके बारे में। एक पोल नॉर्थ होता है और अर्थ को एक और पोल होगा साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी दिस इज कॉल्ड एज अ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और एक होता है ज्योग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है देखो, इस पोल में, इन दोनों पोल्स में से सपोज मैं एक लाइन पास करूंगा, ये देखो, ठीक है, देखिए, इज देयर अ लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल बोथ ना, इसको बोलते हैं एक्सिस। लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अभी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ज्योग्राफिक एक्सिस और ये जो ज्योग्राफिक पोल्स है ना, ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ अलग ही है। ये ज्योग्राफिक एक्सिस का इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है। आपने जैसे सुना है अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो वो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस का इंपॉर्टेंस बस उतना ही है कि ये एक्सिस वो है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। और ये एक्सिस जिस दो पॉइंट से पास होती है ना, ये देखो यहाँ पे पास हो रही है, इस पॉइंट से पास होके अर्थ में एंटर करती है और फिर यहाँ से निकल रही है। ये जो दो पॉइंट है जहां से वो अर्थ में से पास होती है, इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, मतलब इसका कुछ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड नहीं है। अब होता क्या है देखो, ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है ना, इसके आसपास यहाँ पर जमीन में अंदर कहीं पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में साउथ पोल है अर्थ का। बताता हूँ कैसे। यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है, ठीक है। और तो इसको मैं बोलूंगा ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ है ना, उसके आसपास इधर कहीं अंदर जमीन में यहाँ पर रियल नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ ना, तो मैं एम लिख देता हूँ। एम जो मैंने लिखा है ना, उसका मतलब मैग्नेटिक,
और जी लिखा है उसका मतलब ज्योग्राफिक। ठीक है, ठीक है। तो असली में जो पोल्स है ना, जो रियल अर्थ के पोल्स हैं वो जमीन के अंदर है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, लेकिन इसमें एक उल्टा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है उसके पास में मैग्नेटिक कौन सा है, साउथ है, और यहाँ पर ज्योग्राफिक जो साउथ है उसके पास में क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। ऐसा क्यों है, उल्टा क्यों है, वो हम आगे समझेंगे, विल डिस्कस इन मोर डिटेल, बट दिस इज द ट्रूथ। अब होता क्या है, ये जो मैंने दो पोल्स बनाए हैं, जो जमीन के अंदर बनाए हैं मैंने, वो रियल पोल्स हैं, दोज आर द रियल मैग्नेटिक पोल्स। तो हमारा इंटरेस्ट इन रियल पोल्स में ही होता है, ज्योग्राफिक में नहीं होता है इंटरेस्ट। तो इन दोनों पोल्स को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, सी दिस। ठीक है, इन दोनों पोल्स को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, इफ यू कैन ऑब्जर्व, ज्वाइन किया। ठीक है, तो एक बात बता, ये भी एक एक्सिस ही हो गई ना, लेकिन ये रियल पोल से पास हो रही है, इसको इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो दो एक्सिस है अर्थ को, एक मैग्नेटिक और एक ज्योग्राफिक। ठीक है, ज्योग्राफी वाले जो होते हैं उनका ज्योग्राफिक एक्सिस में इंटरेस्ट होता है, फिजिक्स वाले जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस पे ज्यादा फोकस करेंगे ना। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब इन दोनों एक्सिस के बीच में आपको दिख रहा है थोड़ी एंगल बन रही है, यहाँ पे सम एंगल इज देयर, दिख रही है एंगल। ठीक है, ये एंगल है अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्री, अप्रोक्स 11.5 डिग्री की एंगल है, 11.5 डिग्री। ठीक है, ओके, पहले इतना देख लो। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा सर ये पोल्स कौन से हैं अंदर जो बनाए हैं, वो नहीं समझ में आया, जो बाहर। आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगा, आपकी जो क्वेरीज हैं आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगा, इतना फास्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखो, ठीक है, अभी बात है, जब आप नॉर्मली डायपोल लेते हो, व्हेन यू टेक अ डायपोल, डायपोल में एक्सिस के साथ साथ इक्वेटर भी होता है ना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सिस के साथ क्या होना चाहिए, इक्वेटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इक्वेटर कैसे होता है, थोड़ा याद करके बताओ, इक्वेटर एक लाइन है कि कुछ और होता है, एक्चुअली इट्स अ शेप ऑफ अ लाइन और समथिंग एल्स। प्लेन। प्लेन होता है, वेरी गुड, चलो आपको याद है, इक्वेटर एक प्लेन होता है एक्चुअली, याद है। सो यस। यहाँ पर भी क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, ग्रेट सर्किल आई एम ड्राइंग ऑन अर्थ। ग्रेट सर्किल है, देखो ये ऐसा, ये सर्किल के शेप में है, मतलब सर्किल भी प्लेन ही होता है अल्टीमेटली, ये सर्कुलर प्लेन है, इट्स अ प्लेन बट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर प्लेन बनाया मैंने, ये जो है ना, ध्यान से देखो इसको, ये जो प्लेन है जो मैंने ये सर्किल बनाया, वो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ना, अपर हेमिस्फीयर एंड लोअर हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। इसको आप ज्योग्राफी में इसी को क्या बोलते हो, याद है, इसको आप बोलते हो जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, अब ज्योग्राफिक इक्वेटर कैसा होता है, ध्यान से देखो, ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड ज्योग्राफिक एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको याद है ना, एक्सिस और इक्वेटर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यस। ज्योग्राफिक एक्सिस पे कौन परपेंडिकुलर बनेगा, ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, सिमिलरली एक बात, मैग्नेटिक एक्सिस भी है, तो यहाँ पर एक और इक्वेटर बनाऊंगा मैं, एक और, ये देखो, इन अगेन इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, ये इक्वेटर बनाया, एक और इक्वेटर बना दिया, बट ये वो इक्वेटर है जो मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो इसका नाम इक्वेटर ही होना चाहिए, बट इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। ठीक है, आपने एक बात 10th स्टैंडर्ड में, 9th में, 8th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में पक्का इक्वेटर पढ़ा होगा। ठीक है, तो हाँ, तो वो कौन सा इक्वेटर पढ़ते हो आप, ऑफ कोर्स ज्योग्राफिक इक्वेटर पढ़ते हो, बराबर। यस। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर का भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा माना जाता है कि जो ज्योग्राफिक इक्वेटर है ना, वो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। देखो ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर ये वाला, और ये नीचे वाला हेमिस्फीयर। एक बात है, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसमें नॉर्थ पोल आ रहा है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यस। तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो ज्योग्राफिक स्फीयर है, हेमिस्फीयर, उसमें साउथ पोल आ गया, देखो ये वाला, ये, तो नीचे वाले हेमिस्फीयर को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, राइट। सो मुझे एक बात, आपका ऐसे ही ज्योग्राफी का नॉलेज चेक करता हूँ, लेट मी चेक हाउ मच यू नो इन ज्योग्राफी। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न में, सदर्न में, कि इंडिया इक्वेटर पे आता है, बीच बॉर्डर पे में आता आता है। है। तीन ऑप्शंस हैं, कैंसर सर, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन सदर्न हेमिस्फीयर और इट लाइज ऑन द इक्वेटर। नॉर्थ में आते हैं सर, नॉर्थ। नॉर्थ में आता है सर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में आता है। नदन में आता यस है। यस,
इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन हाँ इक्वेटर के नजदीक है इंडिया, तभी इंडिया में गर्मी ज्यादा होती है। वी आर Yes. क्लोज टू इक्वेटर, जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे ना ठंडी बढ़ती जाती है, लेकिन इंडिया में इतनी ठंडी नहीं होती है, बिकॉज वी आर नियर व्हाट, नियर द इक्वेटर। Equator. हाँ, हम लोग सीधा इक्वेटर पे नहीं है, ठीक है, एक, हाँ, बट इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ तक कुछ डाउट है तो पहले बोलो, कौन सी चीज नहीं क्लियर है अभी भी? नहीं सर ये थोड़ा अटक रही है, बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको पहले। अभी तक ठीक है सब? Yes. हाँ, अब देखो, ये जो है ना, मैंने बोला मैग्नेटिकली नॉर्थ पोल है, लुक एट दिस वन, मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब अर्थ के अंदर एक पॉइंट है जो सच में नॉर्थ की तरह बिहेव करती है, रियल नॉर्थ की तरह बिहेव करती है, उसका नाम है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो क्योंकि देखो ये पॉइंट नॉर्थ की तरह बिहेव करती है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये देखो, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस। ये लाइंस ऐसे निकल के बाद में ऐसे टर्न ले लेती है, और फिर ये लाइन इधर जाएंगी, कहाँ जाएंगी? साउथ, ठीक है। ये दिख रहा है, ये फील्ड लाइंस बना रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, इधर से भी ऐसे, ऐसे, समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेटिक लाइंस बने हैं मैंने, दीज लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोइंग टुवर्ड्स साउथ पोल, ऐसे अंदर जा रही है। तो कुछ ऐसा अर्थ की फील्ड दिखती है जिसपे, अब देखो इसमें आपको एक डाउट आ सकता है, यू मे बी फीलिंग दैट सर ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके नियर बाय क्या बनाया मैंने, मैग्नेटिक साउथ बनाया। South. ऐसा क्यों है, मतलब एक्चुअली में नॉर्थ ज्योग्राफिक है, चलो ठीक है, उसके पास में रियल नॉर्थ ही होना चाहिए, नॉर्थ के आगे साउथ क्यों आ गया नियर बाय? कुछ कुछ बच्चे तो ये भी पूछते हैं, सर ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? ऐसा भी बोलते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ज्योग्राफिकल है ना, मतलब ये सिर्फ नाम के लिए पोल है, वो असली पोल नहीं है ज्योग्राफिक पोल, असली पोल ये वाला है, दिस इज रियल पोल। वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज जस्ट अ नेम, नॉट अ रियल पोल। तो आई थिंक ये डाउट तो आपको नहीं होगा कि ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ज्योग्राफी में वो नॉर्थ क्यों लिया गया है, यहाँ पे मैग्नेटिकली वो साउथ है अगर, तो ठीक है। उसका रीजन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ पॉसिबल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आज से 1000 साल पहले, 1000-2000 साल पहले, ठीक है, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होता था, उस टाइम पे कुछ ज्यादा नहीं पता लोगों को उस टाइम पे, लेकिन मैग्नेट्स थे लोगों के पास। लोग डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए क्या यूज करते थे? वो कंपास यूज करते थे, कंपास आपको Compass. पता होगा, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, राइट? तो सोचो मेरे पास कॉम्पस है, 1000 साल पुरानी बात है, मतलब उस टाइम पे ना मैप्स होते थे, ना जीपीएस था, कुछ भी नहीं था, ना गूगल मैप्स थे, कुछ भी नहीं था, सब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली आपके पास एक नीडल है, लेकिन नीडल उस टाइम पे भी काम करती थी, उस टाइम पे भी फिजिक्स के रूल्स वैलिड थे। एक बात, सपोज ये प्लीज स्क्रीन पे देखो, ये मेरे हाथ में पेंसिल है ना, सोचिए ये पेंसिल नहीं है, ये मैग्नेटिक नीडल है एक्चुअली, ठीक है। इसका जो ये टिप दिख रहा है, ये टिप टिप वाला जो पॉइंट है, ये सोचिए ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, इसको मैंने, जो टिप है वो नॉर्थ है, इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये घूम फिर के एक डायरेक्शन में आके रुकती थी, ऐसे सब ऐसे डायरेक्शन में आके रुक गई, ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा पोल बोला था ये मैंने? North. हाँ, नॉर्थ अगर इधर जाता है ना, देखो इस तरफ जा रहा है, तो लोगों ने बोला कि ये नॉर्थ इधर आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन को नॉर्थ बोल दिया, मतलब लोगों ने ये बोला कि नॉर्थ जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ है, इस तरफ मतलब जाएंगे ना तो ये नॉर्दर्न इंडिया आ जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सब नॉर्दर्न साइड इधर आएगा, मतलब उसको नॉर्थ बोल दिया जिस तरफ ये नॉर्थ रुकता है, ठीक है। और ये कौन सा साइड है फिर, ये कौन सा पोल है ये वाला? South. South. साउथ इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ, तो इसको बोल दिया ये साउथ है, मतलब ये साउथ डायरेक्शन है ज्योग्राफी में, मतलब यहाँ पे सदर्न इंडिया है, वो तमिलनाडु, केरला, वो सब साउथ। तो होगा क्या, ऐसे लोगों ने रूल बना दिया कि नॉर्थ जिस तरफ फेस कर रहा है वो बोला ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और साउथ जिस तरफ फेस कर रहा है उसको बोल दिया कौन सा डायरेक्शन है, वो साउथ है। South. लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, अब थोड़ा सोचो, ये देखो, ये अगर नॉर्थ है, किसका नीडल का नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है ये, तो नॉर्थ एक्चुअली में अर्थ के कौन से पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा? South Pole. South. तो हुआ क्या है पता है, देखो ये जो है ना पेंसिल, सोचिए ये नॉर्थ पोल, ये इस तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इस तरफ,
ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी को ये नहीं समझते। ज्योग्राफी वालों ने बोला कि ये नॉर्थ इस तरफ है ना, तो ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है। तो एक्चुअली में वो बोल दिया ज्योग्राफिकली नॉर्थ, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होगा, साउथ होगा, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है नीडल। ठीक है, सिंपल है। ज्योग्राफी में क्या होता है, नॉर्थ जिस तरफ, नॉर्थ ऑफ अ कंपास जिस तरफ जा रहा है वो नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ किस तरफ जाएगा एक्चुअली, साउथ साउथ की की तरफ। तरफ। इसलिए ये गड़बड़ है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, लेकिन वो एक्चुअली में किस तरफ बिहेव करता है, मैग्नेटिकली साउथ की तरह। ठीक है, सर 11.5 डिग्री से गलत बताएगा ना वो। हाँ थोड़ा टिल्ट होगा ना, थोड़ा टिल्टेड है वो बाद में पता चला लोगों को। लेकिन बहुत 11.5 डिग्री कोई बड़ी एंगल नहीं होती है, वो आसपास ही है, कुछ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में उतने डिस्टेंस में आ जाते हैं दोनों। ठीक है, मतलब नियर है कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ। अर्थ आपको पता है बहुत बड़ी साइज है, साइज ऑफ अर्थ से कंपेयर करेंगे ना, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो काफी कम है कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में लग रहा होगा सर ये दोनों तो काफी दूर दूर है एक दूसरे से, नहीं, साइज ऑफ अर्थ के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो आप जब कंपास होल्ड करते हो ना, कंपास एक्चुअली में मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसको हमने फिर ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन बोल दिया है उसको। समझा ये बात? ठीक है, यस यस सर। ठीक है, ज्योग्राफी वालों को समझा नहीं कि नॉर्थ है वो नॉर्थ की तरफ थोड़ी जाएगा, नॉर्थ तो साउथ की तरफ जाएगा, लेकिन वो ज्योग्राफी ने अपने हिसाब से कर दिया डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, ठीक, ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे बढ़े। यस। ये डायग्राम बना लो अगर आपने नहीं बनाया तो, इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, वो सब काम आएंगी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी बना लो। हम्म, हो गया। आगे बढ़ा हूँ मैं। सो देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव सीन ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, और वो फील्ड लाइंस कैसे बनती है वो सब देखा है। अभी मैं एक न्यू टर्म पे जा रहा हूँ, लेट्स सी द न्यू थिंग नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज, मतलब यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है मेरिडियन। देखिए मेरिडियन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हेडिंग होनी चाहिए। मेरिडियन वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्कूल का नाम किसी का मेरिडियन होता है, ऐसा कुछ, शायद स्कूल के नाम में ही सुना होगा मेरिडियन वर्ड। सुना है ये वर्ड पहले कभी? यस। यस जब आप वो बोलते हैं ना AM PM, 6 AM 7 PM, वो PM M, उसमें M क्या होता है मालूम है? मेरिडियन। उसमें M मेरिडियन ही होता है, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन एक्चुअली में ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वर्ड है। ठीक है, ठीक है, आज थोड़ा इसको देखेंगे मेरिडियन क्या होते हैं। ठीक है, सी थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इमेजिन करो कि ये अर्थ है, अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ ऐसा है, आप सपोज यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन में बढ़ना चालू करोगे, सपोज ये पढ़ी, यहाँ पे आपको आगे जाके ज्योग्राफिक नॉर्थ मिल ही जाएगा, क्या मिलेगा मुझे फिर? ज्योग्राफिक साउथ, बराबर ना? मुझे नहीं पता कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं अगर चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं तो मैं नॉर्थ पोल पे तो पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, और दूसरे तरफ उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? साउथ पे। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब देखो, सो आई एम स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज सपोज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। अगर मैं एक प्लेन इमेजिन करूँ, ये देखो ये एक प्लेन है। ओके, सी ये एक इमेजिनरी, सच में नहीं है, ये एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन बनाया मैंने, इमेजिनरी प्लेन, बट कौन से ओरिएंटेशन में है वो? वर्टिकल है। तो ये
एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन बनाया मैंने, लेकिन ये कैसे बनाया मालूम है? सपोज ये जो प्लेन है ना, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कनेक्ट कर रहा है। इस प्लेन को और बड़ा करके बनाओ, और बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ में से पास होते हुए जाएगा। इट कनेक्ट्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। तो ये जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है ना, जो किसको कनेक्ट कर रहा है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को और ज्योग्राफिक साउथ पोल को। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। और ये कौन सी प्लेस पे रुक के बनाना है? कोई भी प्लेस पे आप रुक के बना सकते हो, जहां पे अभी आप हो। यू आर इन कल्याण राइट नाउ, तो यहाँ पे आप जहां पे भी बैठे हो वहां पे ऐसा प्लेन बनाओ जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कनेक्ट करे। तो मैं बोलूंगा ये कल्याण सिटी में ये मेरिडियन बन गया। इट्स अ मेरिडियन। ये हर जगह बनाया जा सकता है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इस प्लेन को ही बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके नियर अबाउट क्या होगा? नियर इसके कौन सा पोल होगा? Magnetic south. South. हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे वो बना दिया। एकदम कोइंसाइड नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा पास में होगा। और ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बना के दिया था ज्योग्राफिक साउथ, इसके नियर अबाउट यहाँ। Magnetic north. Magnetic North. ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो अगर तुम वहीं पे खड़े हो, यू आर स्टिल स्टैंडिंग एट सेम प्लेस। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा प्लेन बना दिया, ये वैसा। देखो मैंने दूसरा एक प्लेन बना दिया, दिख रहा है दूसरा प्लेन? लेकिन सोचो ये जो दूसरा प्लेन बना है ना, ये भी वैसे ही है, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है, बट इट इज कनेक्टिंग मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। उनको कनेक्ट कर रहा है। इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन बट कनेक्टिंग मैग्नेटिक पोल्स, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज अ मैग्नेटिक मेरिडियन। समझा बात को? तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो या ज्योग्राफिक मेरिडियन हो, दोनों मेरिडियंस बेसिकली क्या है? दोनों एक खाली वर्टिकल प्लेन्स हैं। बोथ आर वर्टिकल प्लेन्स विच आर इमेजिनरी इन द नेचर। सच में नहीं होते ये प्लेन्स, इमेजिनरी है। और ये ज्योग्राफिक पोल्स को कनेक्ट करते हैं, या तो फिर ये किसको कनेक्ट करेंगे? मैग्नेटिक पोल्स को। ठीक है, तो एक होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन विच कनेक्ट्स ज्योग्राफिक प्लेन, ज्योग्राफिक पोल्स, और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन विच कनेक्ट मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, ये कहीं पे भी आप बना सकते हो, इन द एट एनी प्लेस दे कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो देखो ये सपोज मैंने किसी प्लेस पे मैंने बना दिया ज्योग्राफिक मेरिडियन, उसके पास में ही देखो मैंने इसके पास में ही बनता है दूसरा प्लेन। कौन सा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं? अभी बात है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में आपको कुछ एंगल दिख रही होगी, दिख रही है? ये एंगल देखो, Yes. ये एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये एंगल तो वापस वो 11.5 डिग्री होगी ना, जो है दो एक्सिस के बीच में थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये एंगल है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। कहीं कहीं पे ये एंगल 0 भी बन जाती है ऑलमोस्ट, कहीं पे ये 90 के आसपास बन जाती है। मतलब इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो दिखाना बहुत डिफिकल्ट है, बट आप इमेजिन करो कि अर्थ एक बड़ा सा स्फीयर है। ठीक है, और उसके ऊपर आप, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाओगे तो दोनों मेरिडियंस के बीच में एंगल सेम रहेगी। आपको वो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, वो ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है। बट कहीं पे भी अर्थ के ऊपर जाओगे ना, हर जगह ये एंगल 11.5 नहीं रहेगी। इट्स लाइक इट चेंजेस फ्रॉम 0 टू एनी वैल्यू अप टू 90। इट्स एंगल बिटवीन मेरिडियंस। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, कभी भी गलती से भी ये मत बोलना कि 11.5 रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है। ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बना लो डायग्राम, काम आएगा बाद में, रिवाइज करने में इजी पड़ेगा फिर। दिस एंगल विच इज बिटवीन टू मेरिडियंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, दिस एंगल चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जब उस कल्याण में आपने ये दो मेरिडियंस बनाया और इनके बीच में एंगल फाइंड की, कल्याण में अगर ये एंगल 10 डिग्री है, ठीक है, तो आप दिल्ली जाके करेंगे ना, दिल्ली चले गए, वहां जाके ये एंगल 10 डिग्री नहीं रहेगी। हो सकता है 11-12 डिग्री तक चली जाएगी, या हो सकता है 8-9 डिग्री पे चली जाए। इट चेंजेस, but does not remain constant at every place. So it changes from place to place. तो इसके लिए मैं आपको कोई इसकी वैल्यू नहीं बता सकता हूँ। आई कैनॉट टेल यू दैट ये 11 है या ये 15 है। सर ये चेंज होता है बात।
हो गया? सर ये चेंज क्यों होता है? हाँ वापस बोलो। सर ये चेंज क्यों होता है? वही तो अरे वो इमेजिन करना पड़ेगा। देखो ये सपोज आपका अर्थ है, अर्थ एक्चुअली में तो ऐसा है ना, राउंड होगा ना ऐसा है। देखो इमेजिन करो ऐसा है अर्थ। तो तुम अगर यहाँ पे खड़े हो एकदम इधर, इधर सपोज यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, अर्थ के सेंटर पे नहीं खड़ा हूँ, हम लोग तो अर्थ की सरफेस पे ही खड़े होंगे, लेकिन सोचो इधर खड़े हैं इधर, ये ना अर्थ, इधर खड़े हैं इधर, यस सर। तो उधर हो सकता है ये एंगल 11.5 बने, क्योंकि देखो अब अगर आप सपोज यहाँ पे खड़े हो इधर, तो ये आपका बनेगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, हो सकता है 11.5 एंगल बने। लेकिन सोचो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो इधर, इधर थोड़ा प्लीज इमेजिन करना, ये मुश्किल है, ये ऐसा अर्थ है, ऐसा आप इधर खड़े हो इधर, इधर खड़े रहोगे ना तो पता है क्या होगा, ये एंगल 0 बनेगी। यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों ऐसे बनेंगे, ऐसे। यस। मैंने बोला वो इमेजिनेशन है, मैं कर सकता हूँ, आप अभी कर पाओगे कि नहीं मुश्किल है। ये ऐसे बनेंगे दोनों मेरिडियंस, तो वो एंगल 0 बनेगी दोनों के बीच में, ठीक है। ये एंगल चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। देखो ज्योग्राफिक पोल्स जो है ना वो फिक्स है, मैग्नेटिक पोल्स भी फिक्स है, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे, अर्थ के अलग अलग जगहों पे जाओगे आप, तो वहां से आप वो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बनाओगे ना, वो बीच में एंगल सेम नहीं रह सकेगी, इट विल चेंज एज यू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। सर वो 90 कौन से केस में बन सकती है? नहीं नहीं यूजुअली नहीं 90 नहीं बनती है, 90 नहीं बनती है। मैं बोल रहा था कि मतलब कोई भी वैल्यू ले सकती है 0 से 90 के बीच में, मतलब लेकिन 90 नहीं होती है यूजुअली कहीं पे भी। यस। ये एट द मोस्ट 11.5 बनती है मैक्सिमम, उससे कम ही होती है, मैक्सिमम 11.5 बनती है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये खाली आपको याद ये रखना है कि ये एंगल चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। आगे स्टूडेंट मेरिडियन तक समझा? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी देखो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो हमारे इंपॉर्टेंस का चीज है, दैट इज अ थिंग विच इज ऑफ आवर इंपॉर्टेंस। फिजिक्स में हम लोग खाली इस पे फोकस करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। अब मैं आपको मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ, जल्दी से थोड़ा ध्यान से देखना। देखो सपोज ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर अंदर जमीन के अंदर कहीं पे यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, अंदर होगा ना जमीन में, और एकदम आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो शायद यहाँ पे आपको मैग्नेटिक साउथ होगा, ठीक है? लेकिन दोनों जमीन के अंदर है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, ये मैंने आपका वो बना दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन बना दिया, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किसको कनेक्ट करता है बोलो? मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ, और मैग्नेटिक साउथ। South Pole. यस है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। सो जो अगर ये आदमी है ना, इस आदमी ने सपोज एक नीडल लेके आया, नीडल मतलब मैग्नेटिक नीडल बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक नीडल लेके आया जिसमें नॉर्थ साउथ होता है पोल्स, नीडल को रखा है। तो आपने बचपन से सुना है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल को पकड़ोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। यहाँ पर आप नीडल को पकड़ोगे ना तो सबसे पहले नीडल जो है ना वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगी, ऐसे। सपोज ये नीडल है, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में आएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगी ना, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ये नीडल? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। तो सबसे पहले नीडल को जब छोड़ते हो ना तो वो सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में आती है। नीडल ऑटोमेटिकली कम्स इन विच प्लेन? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। नीडल को जब छोड़ते हो ना, इट ऑटोमेटिकली रोटेट्स एंड कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। पहला तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। उसके बाद देखो आप जो कंपास पकड़ते हो ना, आपने कभी कंपास खुद देखा होगा अपने हाथ में पकड़ के, कंपास वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, उसमें एक बात, नीडल जो है वो रोटेट कर सकती है ऐसे ऐसे। नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है कि वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर पाती है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. सर नीडल आपको पता है वर्टिकली नहीं रोटेट कर पाती है। जिनको फील नहीं आ रहा है तो ये देखो, इमेजिन करो मैंने अपने हाथ में से कंपास पकड़ा है, कंपास में नीडल है, आपने देखा है नीडल ऐसे ऐसे करती है, देखो। तो ये हॉरिजॉन्टल ही कर रही है बेटा, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल ऐसा होता है, ऐसा कर पाएगी कि नीडल ऐसा? नो। नहीं, नो। खाली ऐसे घूमती है ना, देखो ऐसे घूमती होगी। मतलब कौन से प्लेन में खाली घूम रही है वो? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। Plane. हाँ, तो घूम के कौन से प्लेन में आ जाएगी? इट विल रोटेट एंड इट विल कम इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें आ जाती है।
लेकिन इमेजिन करो कि अगर मैंने कुछ ऐसा डिजाइन किया नीडल को कि सब नीडल को मैंने वर्टिकल प्लेन में भी घूमने को अलाउ किया, आई अलाउड इट टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन, इसको फ्रीडम दिया कि जा, तो अगर वर्टिकल प्लेन में घूमना है, नीचे ऊपर होना है तो वो हो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पता है अगर आपने इसको अलाउ किया ना वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए, तो वो नीडल ऐसे आ जाएगी अल्टीमेटली, ऐसे इधर आएगी। क्यों सर? कि देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है ना, ब्लैक कलर से, वो सब नॉर्थ पोल है नीडल का। तो नीडल का नॉर्थ किस तरफ अट्रैक्ट होगा पता है? मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। सोचिए ये मैग्नेटिक साउथ है सपोज, इधर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। सपोज नॉर्थ ऑफ अ नीडल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ ऑफ द अर्थ ना, तो Yes. रियलिटी में तो वही होगा ना, इधर आएगी। तो नीडल पता है नीचे थोड़ा बेंड हो जाएगी, लेकिन ये रहेगी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही, मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ के नहीं जाएगी। नीडल अगर वर्टिकली भी रोटेट करेगी तो इसमें आ जाएगी, अल्टीमेटली इधर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा मैं। देखो ये नॉर्थ इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, डायग्रामेटिकली समझ गया होगा ये चीज, राइट? हाँ, सपोज ये जो नॉर्थ है ना, अज्यूम करो ये नॉर्थ, देखो प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ये जो नॉर्थ है ना, सपोज इसका स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि नॉर्थ है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 1 एम्पियर मीटर। तो किसी को याद है ये जो नॉर्थ है जिसकी स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है, इसको जो फोर्स फील हो रहा है, ये देखो ये डायरेक्शन में इसको फोर्स फील हो रहा है, द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस नॉर्थ पोल ऑफ 1 एम्पियर मीटर, ये जो फोर्स है इसको क्या बोलना चाहिए? B. Magnetic field B. हाँ, तो ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बी, अर्थ की वजह से फोर्स फील हो रहा है ना, तो ये बी का डायरेक्शन है। ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस, जहां पे भी आप खड़े हो, सपोज जहां पे भी आप खड़े हो वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, तो कैसे उसका डायरेक्शन निकालेंगे? ऐसे होता है बी का डायरेक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। कभी कभी बी का डायरेक्शन अपवर्ड भी होता है, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब अभी फिलहाल बी का डायरेक्शन आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा इधर, वो मैं समझाऊंगा कैसे, लेकिन बी है ये। तो ये जो बी है ना, बी जो है, बी इज अ वेक्टर, बी जो है वो भी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करता है, इट आल्सो लाइज इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ठीक है, ये बी है, याद तक समझा? हाँ, ये देखो, तो सपोज ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बी, तो बी किस में लाई करता है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक है, अब एक बात, सपोज ये बी को मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूँ, लेट्स रिजॉल्व दिस बी इनटू 2 कंपोनेंट्स। जिनको डाउट आ रहा है सर ये बी को कैसे रिजॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा सा सुन लो। बी एक्चुअली एक फोर्स ही होता है जो नॉर्थ पोल को फील होता है ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्ट्रेंथ ना, तो बेसिकली फोर्स ही है ये, तो फोर्स को क्या मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता क्या 2 पार्ट्स में? तो इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस बी को मैं कितने पार्ट्स में रिजॉल्व करूंगा? 2 कंपोनेंट्स में। ये देखो ध्यान से, सी इट केयरफुली, ये देखो, ठीक दिख रहा है? किसको रिजॉल्व किया मैंने? B. को। बी क्या है अल्टीमेटली? बी को मैं बोलता हूँ इट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ना। तो अब इसके जो ये दोनों कंपोनेंट्स है ना, दोनों कंपोनेंट्स भी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही आते हैं, बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आल्सो लाइज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये कंपोनेंट दिख रहा है क्या? ये वर्टिकल कंपोनेंट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? इसको कंपेयर करो। Horizontal. तो इसका नाम होता है बी एच। बी एच ये स्टैंडर्ड सिंबल है, BH is a standard symbol used in every book for the horizontal component of the Earth's magnetic field. ये BH है, और ये जो कंपोनेंट है ना वो है BV, वर्टिकल कंपोनेंट। एक होता है BH और एक होता है BV। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट समझे? Yes. एक बात बता, आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होगी, देखो कि जब आप किसी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हो, देखो भाई ये बी वेक्टर है, इसको मैंने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, BH एंड BV। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा कि मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ BH बार प्लस BV बार समेशन विल बी अगेन B बार, ऐसे लिख सकते हो? Yes. Yes. हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, अगर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, इट्स गिवन बाय रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, रूट ऑफ 1 कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अदर कंपोनेंट स्क्वायर गिव्स यू द मेन वेक्टर ना। Yes. देखो ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, हमको मालूम होगी सब। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये पहले फॉर्मूलाज नोट कर लो पहले, उसके बाद लास्ट 1 पॉइंट।
लास्ट पॉइंट, ये देखो ये जो दोनों ये जो है ना BH और BA, इन दोनों के बीच में देखो ये एंगल दिख रही है, एंगल बिटवीन BH एंड B, ये एंगल को मैं डेल्टा लिखता हूँ, डेल्टा सिंबल देखो ध्यान से, डेल्टा सिंबल दिया है, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंगल को बोलते हैं डिप एंगल, डिप 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 एंगल, या सिंपली डिप भी बोलते हैं, डिप, ठीक है, डिप एंगल। ओके, ये किसके बीच में है, कौन से दो वेक्टर्स के बीच में दिख रही है, B और Horizontal BH। and B. हाँ, डिप एंगल का खाली मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि इतना क्यों, इसका नाम डिप क्यों रखा गया है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो यूजुअली आपकी जो नीडल है उसको जब आप कंपास, सपोज आपके पास कंपास है, उसको जब आप छोड़ देते हो कंपास को फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगी, तो जैसे पेंसिल है। लेकिन वो नीडल को अलाउ नहीं होता है नीचे जाना, वर्टिकली वो नहीं मूव कर सकती है नीडल, इसलिए नीडल ऐसे रुकेगी। तो इससे आपको बी का डायरेक्शन नहीं मिलेगा, नीडल ऐसे रुकेगी। अब ये इतना अगर मैं नीचे ले लूँ इसको ऐसे, तो ये मुझे किसका डायरेक्शन मिल गया, मुझे ये बी का B डायरेक्शन। bar. हाँ, तो हॉरिजॉन्टल से, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल से बी कितना एंगल बनाती है, द एंगल दैट बी मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल, वो एंगल डिप एंगल है। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ बी एंगल कितना एंगल बनाती है, वो डिप एंगल है। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज डिप एंगल 30 डिग्री है, किसी प्लेस पे ये जो डिप एंगल है ना, ये डेल्टा, वो 30 है। अगर ये 30 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री नीचे जाओ, वो बी का डायरेक्शन है। Yes. Yes. हाँ, तो ये डिप एंगल है ना, ये आपको हमको बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये जो बी का डायरेक्शन है, बी कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो डेल्टा एंगल से पता चलता है। डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको डिप एंगल बोलते हैं। एक बार बताओ, ये डायग्राम देखो, बस एक लास्ट पॉइंट, मतलब एक फॉर्मूला लास्ट दे देता हूँ मैं। ये डायग्राम देखो ध्यान से, इसमें आपने बी को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में ना, BH एंड BV, तो ये डेल्टा एंगल है, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है, ठीक है। जिस तरफ एंगल होती है ये डेल्टा एंगल है, ये तो BH कंपोनेंट कैसा होगा, ये कॉस डेल्टा बनेगा, साइन डेल्टा, जब आप रिजॉल्व करते हो एक कॉस Cos कंपोनेंट delta. रहेगा, Cos sin delta. Cos delta. Cos delta. हाँ, तो रिजोल्यूशन के हिसाब से बताओ, रिजोल्यूशन करो, BH विल बी हाउ मच, B BH cos विल बी, delta. B cos delta. वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो BH इज B cos, पहले देख लो बाद में लिखना। और BV क्या होगा फिर, दूसरा B कंपोनेंट BV sin था, delta. B B sin sin delta. 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 so vertical component will be B sin delta and horizontal component will be B cos delta. It's simple resolution of a vector. ये दोनों आप समझ लो पहले प्लीज। अब सोचो, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब सोचो अगर मैंने इन दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड कर दिया, साइन डेल्टा डिवाइड बाय कॉस डेल्टा हो जाएगा, टेन डेल्टा, डिवाइड करने पे BB कट हो जाएगा, एंड यहाँ पे डिवाइड करोगे अच्छे से तो आएगा BB अपॉन BV by BH। BH. ये 10 डेल्टा की फॉर्मूला, ठीक है। तो 10 डेल्टा, डेल्टा क्या है, डिप एंगल है, इट इज गिवन बाय BV अपॉन BH, ठीक है, ठीक है। आपका जो ये टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो 90% फिनिश हो गया। अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं टू बी डिस्कस्ड इन द थियरी, लेकिन जो पॉइंट्स बाकी है ना वो सिर्फ एंट्रेंस के लिए काम किए, टेक्स्ट बुक लेवल पे जितना है वो उतना हो गया इज कंप्लीट। कुछ एंट्रेंस के लिए पॉइंट्स बाकी हैं बताना, इसलिए बोल रहा हूँ 90% फिनिश्ड है। अगले लेक्चर में मैं वो थोड़े पॉइंट्स कराऊंगा और चैप्टर के अगले टॉपिक पे जाएंगे, 2 लेक्चर और लगेंगे टू फिनिश दिस चैप्टर थियरी, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। 3 लेक्चर